गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन में नेक्स्ट टॉपिक ऊजनेसिस यानी अंडजनन बताएंगे। अंडजनन से पहले हम आप लोगों को बताए हुए थे शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। उसमें एक चीज़ और है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया 61 दिनों तक चलती है। 61 दिन में वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब है ऊजनेसिस यानी अंडजनन क्या होता है। अंडजनन जो है वो क्या है, तो मादा में अंडे का विकास एवं परिपक्वन ही अंडजनन कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम पढ़े थे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म यानी शुक्राणु का विकास होना और उसका परिपक्व निर्माण होना है और उसका मैच्योर होना स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन कहलाता है। तो ऊजनेसिस में है कि ऊजनेसिस यानी ओवम का विकास होना फिर उसका मैच्योर होना ऊजनेसिस कहलाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया ओवरी में संपन्न होती है। हम आप लोग को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए हुए थे, उसमें ओवरी का फिगर बताए हुए थे। तो ओवरी में सारा प्रोसेस बताए हुए थे कि प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स बन के प्राइमरी ओसाइट्स का निर्माण किए, सेकेंडरी ओसाइट्स। तो वैसे ही तो ये सब जो हुआ था प्रक्रिया जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम था, फिर टर्शियरी फॉलिकल्स था, ग्राफियन फॉलिकल्स, ये सब बना हुआ था। ये सब ओवरी में हुआ था, अंडाशय जिसको कहते हैं, अंडाशय में संपन्न हुआ था। तो वही है ऊजनेसिस जो प्रक्रिया होता है यानी अंडजनन यानी अंडा का निर्माण जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अंडाशय में ओवरी के अंदर होता है। मादा में अंडजनन की प्रक्रिया अंतःगर्भाशय जीवन के दौरान ही प्रारंभ हो जाती है। मतलब कि जो ऊजनेसिस प्रक्रिया है, ऊजनेसिस प्रक्रिया नहीं, जो ऊजनेसिस मतलब इसमें जो सबसे छोटा सेल होगा उससे ओवम का निर्माण होता है। तो ओवम को भी निर्माण होने में सबसे छोटा एक सेल होता होगा, तो वो सेल जो है उस सेल का निर्माण जिसको जर्म सेल कहते हैं, उस सेल का निर्माण जब बेबी इंट्रायूट्राइन यानी गर्भाशय में ही रहती है, अगर वो बेबी गर्ल है तो वो अगर यूट्रस में रहती है, गर्भाशय में रहती है, उसी टाइम से उसमें ये क्या कहते हैं ना, इसमें ऊजनेसिस की पहली प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। पहली प्रक्रिया है वो जर्म सेल से उगोनिया में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यही कह रहा है यहाँ में मादा में अंडजनन की प्रक्रिया अंतःगर्भाशय जीवन के दौरान ही प्रारंभ हो जाती है। जब बेबी जो है गर्ल बेबी वो यूट्रस में ही रहती है, जन्म उसका नहीं हुआ रहता है, उससे पहले ही उसमें अंडजनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अंडजनन की प्रक्रिया में बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो उसमें प्रथम प्रोसेस जो है वो इंट्रायूट्राइन में ही वो प्रारंभ हो जाती है। मादा के अंडाशय में जन्म से पूर्व ही जनन कोशिका तेजी से समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में देश समसूत्री विभाजन हो जाते तथा ये उगोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में था कि मेल जर्म सेल प्राइमरी जर्म सेल्स जो थे वो आपको स्पर्मेटिड्स का निर्माण के स्पर्मेटिड्स का निर्माण फाइनली स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ बनाए। तो उसी तरह से इसमें भी है कि ये उसमें भी था प्यूबर्टी एज आरंभ होने से पहले ही उसमें ये मतलब कि प्राइमरी जर्म सेल्स का निर्माण हो जाता है। तो वैसे ही इसमें भी मादा के अंडाशय में भी जन्म से पूर्व ही जो जर्म सेल होते हैं, जनन कोशिका होती है, वो जनन कोशिका में परिवर्तन होता है और परिवर्तन होता है समसूत्री विभाजन कह रहा है। समसूत्री विभाजन बताए हुए थे कि समसूत्री विभाजन में एक सेल जो है वो अपने ही जैसा एक नया सेल बनाता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम होती है, उसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन होता है और वो समसूत्री विभाजन सेल जो है जर्म सेल समसूत्री विभाजन यानी माइटोटिक डिवीज़न करके दो सेल बनाया जिसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम है। और ये जो दो सेल बनता है, तो ये जर्म सेल से जो दो सेल बना उस सेल को कहा गया है उगोनिया।
तो उगोनिया बनता है, ये आपको जब यूट्रस के अंदर बेबी रहती है उसी टाइम में उगोनिया बन जाता है। उगोनिया बनने के बाद ये मैच्योर होकर के प्राइमरी oocytes का निर्माण करने लगते हैं। ठीक है, तो जन्म के समय मादा यानी फीमेल में लगभग 2 मिलियन प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें प्राइमरी oocytes में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या जो होती है, ऐसा तो जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम की संख्या 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो टोटल हुआ 46, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होता है ह्यूमन बींग्स में। तो प्राइमरी oocytes में ये क्या कहते हैं, जर्म सेल से उगोनिया बना, उगोनिया मैच्योर करके प्राइमरी oocytes बनाया, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इक्वल होगा, इसलिए क्योंकि ये समसूत्री विभाजन किया। फिर है वही बता रहा है कि एक मादा में जन्म के समय लगभग 2 मिलियन प्राइमरी oocytes होते हैं, जिनमें यौन आरंभ तक ये जो प्राइमरी oocytes का निर्माण होता है, ये जन्म होने तक जब इंट्रायूट्राइन में रहते हैं तो ये प्राइमरी oocytes का निर्माण हो जाता है। और प्राइमरी oocytes का निर्माण होने के बाद यौन आरंभ यानी प्यूबर्टी एज आरंभ होने तक में इस जन्म के बाद से लेकर के प्यूबर्टी एज मतलब कि पीरियड आना, ये सब पीरियड आना हुआ, फिर बहुत जगह फैट्स का इकट्ठा हो जाना, आवाज़ पतला हो जाना, ये जो फीमेल में जो भी प्यूबर्टी एज में लक्षण दिखाई देते हैं वो आरंभ होने से पहले ये प्राइमरी oocytes में कोई भी विभाजन नहीं होता है। कोई भी विभाजन मतलब कोई भी, ना ही अर्धसूत्री विभाजन होता है ना ही समसूत्री विभाजन, कोई तरह का बदलाव नहीं होता है। ये है अब प्रोसेस है, oogenesis प्रोसेस है। सबसे पहले जर्म सेल बना, जर्म सेल में समसूत्री विभाजन यानी माइटोटिक डिवीजन हुआ। माइटोटिक डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन जिसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम होती है तो समसूत्री विभाजन होकर के उगोनिया का निर्माण किया। ठीक है, फिर उगोनिया से प्राइमरी oocytes बने, जिसमें मतलब उगोनिया समसूत्री विभाजन से हुआ, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहेगा, पहले जितना है उतना ही रह जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैच्योर होकर के प्राइमरी oocytes का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो फिर प्राइमरी oocytes जो है वो प्रथम अर्धसूत्री करा ना, यहाँ प्रथम अर्धसूत्री विभाजन ये आपको दिया है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। तो प्रथम अर्धसूत्री मतलब फर्स्ट टाइम इसमें म्योटिक डिवीजन होता है। म्योटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना पहले वाले सेल में होगा, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, 44 + XX है, तो इसका टोटल हाफ हो जाएगा, एकदम आधा हो जाता है प्रथम अर्धसूत्री, यानी पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरह से हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाने के बाद एक सेकेंडरी oocytes का निर्माण करता है और दूसरा है पोलर बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, तो जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाएगी, 22 + X हो गया, 22 + X हो गया। फिर यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी का कोई काम नहीं होता। फिर ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवम जब ओवरी से रिलीज होता है ओवम बनने के बाद ओवम जब रिलीज हो जाता है तो रिलीज होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन ओवम सेकेंडरी oocytes से ओवम, यानी आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि ग्राफियन फॉलिकल्स को सेकेंडरी oocytes कहा गया। तो सेकेंडरी oocytes यानी ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो ब्रस्ट करके उससे ओवम निकलता है। ओवम निकलने के बाद तो वो ओवम जो ओवरी से बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है, ओव्यूलेशन प्रोसेस है ये आपको फीमेल में प्रोसेस होता है जिसमें ओवम जो है ओवरी से बाहर निकलता है। ठीक है, और फीमेल में जब स्पर्म जो है मतलब कि
स्पर्म अपने सेल से बाहर जब निकलता है तब उसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है ना। स्पर्मिएशन उस प्रोसेस को कहते हैं। तो ये आपको ओव्यूलेशन हुआ, सेकेंडरी साइट्स का ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन होने के बाद, ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन हुआ, वो ओवम से रिलीज हो गया, बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद उसका निषेचन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होता है, अगर यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवम का, तो वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद मैच्योर फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें फिर से द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी दूसरी बार उसमें उसका क्रोमोसोम जब वो हाफ हो जाएगा तो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। और उससे अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद क्या होता है कि वो मैच्योर ओवम यानी मैच्योर फर्टिलाइजेशन, जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उसमें मेल और फीमेल जर्म सेल्स जो होते हैं वो दोनों फर्टिलाइज होकर के जायगोट का निर्माण करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर ओवम बनता है जिसको हम जायगोट कहेंगे। और दूसरा है वो सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है। और यदि सेकेंडरी बॉडी जो है वो ओव्यूलेशन करने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ओवम का, तो वो अपने आप ही उसका नष्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो ये आपको हुआ oogenesis प्रक्रिया हुआ। फिर उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन की में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।